वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज द बी मीटिंग पढ़नी है जो कि सिल्विया प्लैथ की जो बी पोइम्स हैं उनमें से फर्स्ट पोइम है और सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग और स्ट्रेसफुल पोइम है। और ये इन्होंने सुसाइड करने से कुछ 4 माह पहले यानी 1962 अक्टूबर में लिखी और 1963 फेब में इन्होंने जो है सुसाइड कर लिया था। अवन में खुद को जो है चेहरा अंदर डालकर अपनी जान ले ली थी। तो ये पोएम का इन तमाम तर बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि आप इस पोएम के को समझ सकें, उस पेन को फील कर सकें जो एक क्लिनिकली डिप्रेस्ड इंसान जिससे गुजरता है। तो इसको मोर लाइक अ मैसेज पढ़ें, ठीक है, मोर लाइक एन एनालिसिस ऑफ अ क्लिनिकली डिप्रेस्ड पर्सन। तो मेरा अपना मूड इतना आज अच्छा नहीं है ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद, एंड इट टुक मी अ ह्यूज टाइम फॉर मेकिंग दिस वीडियो। तो इंट्रोडक्शन को फटाफट कर लेते हैं। द मी मीटिंग इज़ द फर्स्ट पोइम इन बी पोइम्स। अच्छा, इन्होंने कुछ बी पोइम्स लिखी थी अपनी एरियल जो इनकी पोइम की बुक कलेक्शन है उसके अंदर, जो 1965 में फिर इनकी डेथ के 2 साल बाद शाया हुई थी। बाकी जो पोइम्स हैं वो भी बता देता हूँ, लेकिन अभी आपको बता दूँ कि इस पोइम में क्या है, इनका माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। इनके जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, इनकी फिजिकलिटी और स्ट्रेंथ, ये ख़ुद को बहुत वीक और ख़ुद को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील कर रही हैं, उसके बारे में ये पोएम है। एंड हर इंडिविजुअल कनेक्शन विद द सोसाइटी। अब एक जो डिप्रेस्ड इंसान होता है उसका सबसे बड़ा रोग क्या होता है कि वो ये समझता है नोबडी लव्स मी, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, नोबडी थिंक्स आई एम गुड इनफ। तो यही सब इस पोएम में हमें पोइटिक मैनर में देखने मिलेगा, इतनी अजीम जो पोइट थी उनके द्वारा। दिस पोइम रिवील्स हर मेंटल स्टेट, ठीक है। दिस पोइम रिवील्स हर कौन, सिल्विया प्लैथ्स मेंटल स्टेट एंड डिस्पेयर ऑन अ लार्जर स्केल। अच्छा, कुछ जो बाकी मैं आपको बताना था कि बी पोइम्स जो इन्होंने एरियल में लिखी, द बी मीटिंग पहली है, द अराइवल ऑफ द बी बॉक्स, स्टिंग्स, द स्वार्म्स ओनली इन द यूएस वर्जन, विंटरिंग। बाकी नहीं हम पढ़े, लेकिन वैसे ये 5 पोइम्स हैं जिन्हें बी पोइम्स कहा जाता है, इसलिए कि इनमें बी का कॉन्सेप्ट, शहद की मक्खी का कॉन्सेप्ट और शहद की मक्खी के साथ एक फीमेल की मेंटल हेल्थ इश्यूज को जोड़ा गया है पोइट्स के द्वारा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टैंजा 1 देखते हैं। हु आर दी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको सेटिंग बता दूं। ये ना एक ब्रिज के पास खड़ी हैं, ठीक है, जो देहात है, और वहाँ पर बी रिचुअल स्टार्ट होने वाला है। बी रिचुअल में क्या होता है कि जो क्वीन बी होता है उसको धुआं दे करके मार दिया जाता है ताकि न्यू क्वींस बनाई जा सकें, यानी शहद की मक्खी को मारा जाता है उसमें, इस रिचुअल में। बहुत ज़्यादा मैं नॉलेज इस चीज़ के बारे में नहीं रखता, ये तो कोई आपको एक्सपर्ट ही, आप मज़ीद मैं नीचे लिंक्स डाल दूँगा, उनमें से आप देखिएगा कि ये रिचुअल क्यों किया जाता है और मुझे भी बताइएगा। बहरहाल ये एक ऐसा रिचुअल होता है गांव में जिसके अंदर धुआं दिया जाता है। कोई गांव का सब्सक्राइबर है तो वो ज़रूर हमें नीचे बता दे। Who are these people at the bridge to meet me? ये जो पुल के पास लोग हैं ये कौन है जो मुझे मिलने आए हैं। यानी वो किसी इंसान को देहात में नहीं जानती, वो पुल के करीब जमा हो रहे हैं। They are the villagers, ये गांव के रहने वाले हैं, ये देहाती हैं। यानी सोशल आइसोलेशन की तरफ इशारा है कि वो किसी को भी नहीं जानती। अच्छा, आपको हैरानी हो रही होगी कि ये अल्फाज क्या हैं। तो रेक्टर से मुराद है जो चर्च का हेड होता है, द मिडवाइफ जो कि बच्चों को, जो दाई होती है जिसको आजकल अब डॉक्टर का दर्जा मिल गया, द सेक्सटन जो गोरकन वगैरह होता है क्रिश्चियन चर्च में, द एजेंट फॉर बीज और जो बीज के इस तमाम तो प्रोसेस में हेल्पर है। यानी वो आइडेंटिफाई कर पा रही है कि इसका ये प्रोफेशन है, वो लोगों को सिर्फ बाय प्रोफेशन जानती है। इट मीन्स कि शी डजंट नो देम पर्सनली, और वो अंदाजे लगा रही है, ठीक है। इन माई स्लीवलेस समरी ड्रेस आई हैव नो प्रोटेक्शन, यानी वो कह रही है कि मेरा जो लिबास है इस रिचुअल के लिए डिफेंसलेस है। इससे मुराद क्या है ना, वो डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, तो वो खुद को वल्नरेबल फील करती है। उसकी सोचें, उसका जिस्म, वो समझती है कि मुझे नुकसान पहुंचाना बहुत आसान है, वो इस जोन में गई हुई है। एंड दे आर ऑल ग्लव्ड एंड कवर्ड, व्हाई डिड नोबडी टेल मी। वो कहती है कि दुनिया बड़ी तेज़ है, खुद का अपना देखती है और मुझे किसी ने भी नहीं बताया। यानी नोबडी केयर्स
अबाउट मी, ये डिप्रेस्ड पर्सन की सबसे बड़ी निशानी है कि उसको ये लगता है कि कोई उसकी केयर नहीं करता। दे आर स्माइलिंग एंड टेकिंग आउट वेयर्स अटैक टू एंशिएंट हेड्स, उनके पास तो तमाम तर नकाब भी हैं, टोपियां भी हैं, यानी तमाम तर इक्विपमेंट्स हैं खुद को सेव करने के लिए, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। This stanza revolves around her weak and vulnerable situation as everyone is dressed according to the bee ritual and she has no idea about it. The way she used the with all, जिस तरह उसने द रेक्टर, द मिडवाइफ, द सेक्सटेंट मीन्स दे आर इम्पॉर्टेंट, और ये भी डिपिक्ट करता है कि वो इन सब में खुद को छोटा महसूस कर रही है, और ये भी एक डिप्रेस्ड आदमी की निशानी होती है कि वो खुद को बाकी लोगों के अंदर थोड़ा कम फील करता है कि शायद मैं अनइम्पॉर्टेंट हूँ, ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्टैंजा 2 में क्या है, न्यूड एज अ चिकन नेक डज नोबडी लव मी, मैं नंगी हूँ यानी मैं वल्नरेबल हूँ एज अ चिकन नेक, जिस तरह चिकन की नेक होती है, वो एक फनी कंपैरिजन है लेकिन वो बहुत वल्नरेबल होती है, यानी कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। ये यस, हियर इज द सेक्रेटरी ऑफ बीज विद हर वाइट शॉप स्मोक। अच्छा, स्मोक इस तरह का लिबास होता है जो कि बाग में या इस तरह के काम के दौरान हिफाजती तौर पर पहना जाता है। तो वो कहती है कि बीज की जो सेक्रेटरी है वो शॉप स्मोक मेरे पास लेकर आई है, यानी हल्की क्वालिटी का इस तरह का कपड़ा लेके आई है। बटनिंग द कफ्स एट माई रिस्ट, वो मेरे कफ वगैरह बांध रही है और उसने मुझे ये पहना दिया है। माई नेक टू नीज, ये जिस तरह गर्दन से नीज तक आता है इसी तरह मुझे पहना दिया, यानी अब यहाँ पर एक ट्रैप वो दिखा रही है कि लोग कुछ लम्हे के लिए मेरे पास आते हैं, हमदर्दी जताते हैं, लेकिन वो एक ट्रैप ही होता है। नाउ आई एम मिल्क वीड सिल्क द बीज विल नॉट नोटिस, इस तरह के पौधे को मिल्क वीड सिल्क बोलते हैं। तो वो कहती है कि मैं अब इस तरह की बन गई हूँ, यानी मैं अपना ट्रांसफॉर्म कर लिया खुद को, और अब मुझे बीज नोटिस नहीं कर पाएंगी, यानी वो बीज से डरती है कि वो उनको उसको काट ना लें, नुकसान ना पहुँचा लें। दे विल नॉट स्मेल माई फियर माई फियर माई फियर, यानी वो बहुत ज़्यादा डर में है, बहुत ज़्यादा खौफ में है। एंड शी इज़ रिपीटिंग इट थ्राइस, माई फियर माई फियर माई फियर। न्यूड एज अ चिकन उसकी वल्नरेबिलिटी को बताता है, ठीक है। लेटर असिस्टेंट जो है वो एज अ ट्रैप बता रही है, या एज अ स्लाइट काइंडनेस जेस्चर है कि जो बिल्कुल एक सतही सा है, इन डेप्थ वो उसकी केयर नहीं करना चाहती। तो इस तरह की चीज़ों के साथ ये स्टैंजा कंप्लीट होता है। स्टैंजा 3 में विच इज़ द रेक्टर नाउ इज दैट मैन इन द ब्लैक, वो कहती है रेक्टर फिर इनमें से कौन है, ये जो काला कोट जिसने पहना हुआ रेक्टर इस तरह के चर्च का जो हेड है, मैंने इमेज दिखा दिया आपको। विच इज़ द मिडवाइफ इज दैट हर ब्लू कोट, यानी जो दाई है जो कि बच्चा जनने में मदद देती है, ये है जो ब्लू कोट में है। एवरीबडी इज नोडिंग अ स्क्वायर ब्लैक हेड दे आर नाइट इन वाइजर्स, ये जो इस तरह का मुखोटा पहना जाता है ना, जंगों वगैरह में पुराने दौर में पहना जाता था, इसे वाइजर बोलते हैं। कहती है कि ये सब खुद को प्रोटेक्टेड किए बैठे हैं और हर कोई यूं नोड कर रहा है, मीन्स प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ब्रेस्ट प्लेट्स ऑफ चीज क्लॉथ नोडेड अंडर द आर्मपिट्स, ये होता है ब्रेस्ट प्लेट्स जो कि जंग के दौरान इस्तेमाल होती थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने चीज क्लॉथ का जिक्र क्यों किया है? इट मीन्स वो ये कहना चाह रही है कि इनकी जितनी भी प्रोटेक्शंस हैं वो अधूरी हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा वो प्रोटेक्शन नहीं ले सकते जितनी बीज डेंजरस हैं। देयर स्माइल एंड देयर वॉइसेस आर चेंजिंग, उनकी आवाज़ बदल रही है, उनके चेहरे के तासुरात बदल रहे हैं। आई एम लेड थ्रू अ बीन फील्ड, बीन ये बीन्स होती हैं, ठीक है, जिनमें लोबिया वगैरह और इस तरह का जो बाग होता है उसको बीन फील्ड कहते हैं, यानी मुझे वहाँ ले जाया जा रहा है। इट मीन्स मुझे ले जाया जा रहा है, क्यों वो कह रही है? बिकॉज वो पोइटस को या स्पीकर ऑफ द पोएम को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, इस चीज़ को डिपिक्ट किया गया है। स्टैंजा 4 स्ट्रिप्स ऑफ टिन फॉयल विंकिंग लाइक पीपल, इस तरह का जो बर्ड होता है डराने के लिए खेत वगैरह में लगाया जाता है ताकि बाकी परिंदे आकर के खेत वगैरह को ख़राब ना करें, वो उनका जिक्र करती है। फीदर डस्टर फैनिंग देयर हैंड्स इन द सी ऑफ बीन फ्लावर, यानी सेटिंग बता रही है। क्रीमी बीन फ्लावर्स विद ब्लैक आइज, अब वो कह रही है कि वो जो बीन फ्लावर्स हैं उनकी आंखें काली हैं। लीव्स लाइक बोर्ड हार्ट्स, यानी इतनी खूबसूरत खेत है लेकिन उसमें भी उसे मुरझाए हुए दिल नज़र आ रहे हैं, काली आंखें नज़र आ रही हैं, यानी वो इंतहा की नेगेटिव हो गई हुई है। Is it blood clots? The tendrils are dragging up that string. No, it's scarlet flower that will one day be edible. ये तो वो फूल हैं जो एक दिन खाने के काबिल हो जाएंगे। It means वो खुद कलामी कर रही है, खुद ही से बातें कर रही है और दुनिया की खूबसूरती भी उसको एक फियर का एहसास ही दे रही है।
नाउ दे आर गिविंग मी अ फैशनेबल वाइट स्ट्रॉ इटालियन हैट, अब उन्होंने मुझे हैट दे दी है, एंड अ ब्लैक वेल दैट मोल्ड्स टू माई फेस, काला कपड़ा जो मैं चेहरे पर बांध सकूं, दे आर मेकिंग मी वन ऑफ देम। ये लाइन बहुत एविडेंट है कि वो मुझे अपने जैसा बना देना चाहते हैं, यानी मैं डिफरेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हूँ, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मैं उन जैसी बन जाऊँ। यानी ये दुनिया ने मुझे कभी नहीं समझा और इसने हमेशा ये कोशिश की कि मैं उन जैसी बन जाऊँ। दे आर लीडिंग मी टू द शॉन ग्रोव द सर्कल ऑफ हाइव्स, अब शहद के मक्खियों के छत्ते की तरफ मुझे लेकर के जाया जा रहा है जो इस तरह का होता है, इन्हें हाइव्स बोलते हैं। इज इट द हॉथॉर्न दैट स्मेल सो सिक, अब आप सोच रहे होंगे ये लाइन का क्या मतलब है। तो बेसिकली हॉथॉर्न एक पौधे का नाम ही है जिसकी स्मेल बहुत ही बुरी होती है, प्लेग की तरह की या मुर्दे की तरह की। तो वो ये कह रही कि इसकी इतनी स्मेल ज़्यादा है, यानी मौत की तरफ उसका बुनियादी तौर पर सिंबलाइज वो करना चाह रही है। द बैरन बॉडी ऑफ हॉथॉर्न एथराइजिंग इट्स चिल्ड्रन, के जिसे कोई जैसे मौत वाला सामान है, स्मेल आ रही है, ठीक है, यानी उस प्रोसेस से वो घबराना शुरू हो गई है और वो बहुत ज़्यादा डेथ को जो है सिंबलाइज कर रही है स्टेंजा में। नेक्स्ट में क्या है, इज इट सम ऑपरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस, इधर कोई काम होने वाला है, यानी वो अनजान है, ठीक है, बी रिचुअल को नहीं समझती, लोगों को नहीं समझती, सोसाइटी को नहीं समझ पाई। इससे मुराद है कि वो सोसाइटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती और अपनी लाइफ में अपने इर्द गिर्द लोगों को जान नहीं पाई, उनके साथ एसोसिएशन क्रिएट ना कर पाई, उनके साथ कोई रिलेशन ना बना पाई। इट्स द सर्जन माई नेबर्स आर वेटिंग फॉर, दिस apparition in a green helmet, shining gloves and white suit, is it the butcher, the grocer, the postman, someone I know? In short, वो खुद को बता रही है कि मैं कितनी सोशली डिसऑर्डर्ड हूँ, मुझे नहीं पता ये सर्जन है मेरे नेबर में रहता, मुझे नहीं पता कि ये बुचर है, मुझे नहीं पता ये दुकानदार है, मुझे नहीं पता ये पोस्टमैन है, यानी वही बात रिपीट हो रही है कि शी इज़ आइसोलेटेड। Her isolation is being depicted in this entire stanza. I don't know ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है, but you have to stay tuned क्योंकि ये ऐसे ही चलना था because it's a long poem. Stanza 7 में क्या है, I cannot run, I'm rooted and the gorse hurts me. मैं भाग नहीं सकती, मैं फंस चुकी हूँ। and the gorse, इस पौधे को gorse कहते हैं, फूल को, पौधा कह दूँ फूल कह दूँ समझ जाना, मेरे ये दोनों मिक्स होते हैं। तो उसके जो कांटे लगे हैं, and the gorse hurts me, मुझे इनसे हर्ट होता है, मुझे तकलीफ लगती है, ठीक है। विद इट्स येलो पर्स इट्स स्पाइकी आर्मरी, इसके बारे में बता रही है कि येलो कलर है और ये जो स्पाइक्स करके इसके कंडे निकले हुए हैं, कांटे। आई couldn't run without having to run forever, मैं जान दिए बिना इस तकलीफ से निकल ही नहीं सकती, यानी 4 माह बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो वो ये कहती हैं कि मैं इस सब से भागना हमेशा के लिए चाहती हूँ जो कि मौत ही है। द वाइट हाइव इज स्नग एज अ वर्जन, तो ये जो वाइट हाइव है, ये जो मैंने इमेज दिखा दी है, जो मक्खियों का छत्ता या मक्खियाँ जिसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा जो फार्मिंग वगैरह करते हैं वो इस तरह शहद की मक्खियों को कैद करके रखते हैं, ठीक है, नेचुरल मेथड नहीं है ये। सीलिंग ऑफ हर ब्रूड सेल्स हर हनी एंड क्वाइट हमिंग, उसमें से हमिंग की आवाज़ आ रही होती है और मक्खियाँ कैद हुई होती हैं। तो इससे मुराद क्या है कि उनकी सोचें इस जो है ना हाइव की तरह हैं, जो बिनाई जा रही हैं उनके दिमाग के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है जिस तरह ये मक्खियाँ तकलीफ़ में हैं। और यही सारा वो अपनी वल्नरेबिलिटी को इन बीज में तलाश करते हुए हमें दिखाई दे रही होती हैं। The uselessness of being a woman is clearly shown in this stanza as if virgin bees are kind of useless for the society, यानी जिस तरह सोसाइटी उन पे जुल्म करती है ऐसे ही औरत पे जुल्म करती है। Smoke rolls and scarves in the grove, अब वो धुआं दे करके मक्खियों को उड़ाया जाता है ताकि क्वीन भी निकले, उसे मार दिया जाए और न्यू क्वीन बना दी जाए। तो वो इस प्रोसेस तक पहुंच गए 8th स्टैंजा में। द माइंड ऑफ द हाइव थिंग्स दैट इज द एंड ऑफ एवरीथिंग, मक्खियों को लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। हेयर दे कम द आउटराइडर्स ऑन देयर हिस्टेरिकल इलास्टिक्स, हमारा घर तबाह करने बाहर से लोग आ चुके हैं। इफ आई स्टैंड वेरी स्टिल दे विल थिंक आई एम को पार्सले, यानी वो कहती है कि मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी क्योंकि मैं पौधे जैसी लग रही हूँ और कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। अ गुलेबल हेड अनटच्ड बाय देयर एनिमोसिटी, The process of bee ritual has been started where queen bee is killed in order to make a new queen, वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है और वो ये बार बार एश्योर कर रही है कि मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, मैं फलानी चीज़ जैसी लग रही हूँ, मैं ढिमकानी चीज़। इट मीन्स कि वो खौफज़दा है और वो खुद को रीएश्योर किए जाती है कि मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी।
Stanza 9, not even nodding, a personage in a hedgerow, the villagers open the chamber, they are hunting the queen. Start हो चुका है. Is she hiding? Is she eating honey? She is very clever. उसके बारे में बता रही है. She is old, she must live another year and she knows it. वो काफ़ी सिंपैथी दिखा रही है ओल्ड क्वीन के लिए कि उसको 1 साल और जीना चाहिए. While in their finger joints sell the new versions, here all the sympathies goes to the old queen bee. She is literally comparing herself with this bee and feeling empathetic for her killing. बुनियादी तौर पर ये जो क्वीन बी है ये एक सिंबल है उसकी डेथ का, कि वो कहती है कि मुझे 1 साल और जी लेना चाहिए या मुझे मज़ीद जी लेना चाहिए और मेरी ज़िंदगी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन लोग मुझे जीने नहीं देना चाहते. दे वॉन्ट टू किल मी. ठीक है, बिकॉज टेड ह्यूग्स ने इन्हें किस तरह से छोड़ दिया था, ये अकेले ज़िंदगी गुजार रही थी और उस स्ट्रेस के अंदर ये पोइम है और उसके 4 माह बाद ही इन्होंने सुसाइड कर लिया. तो इन तमाम बैकग्राउंड्स को देखते हुए आपको समझ में आता है. स्टैंजा 10, ड्रीम ऑफ अ ड्यूल, दे विल विन इनएविटेबली, वो जीत ही जाएंगे. ठीक है, मैं ही हारूंगी. अ कर्टन ऑफ वैक्स डिवाइडिंग देम फ्रॉम द ब्राइट फ्लाइट. ठीक है, एक कर्टन ऑफ वैक्स है जो कि उन्हें फ्लाइट से रोक देगा, यानी मक्खियों को पकड़ लिया जाएगा. द अप फ्लाइट ऑफ द मर्डरस इनटू हेवन दैट लव्स हर. हेवन पता नहीं उन्होंने ये क्यों कहा, अदरवाइज शायद की मक्खियों के लिए तो इट्स अ हेल सिचुएशन. द विलेजर्स आर मूविंग द वर्जन्स, देयर विल बी नो किलिंग. किलिंग रुक गई है कुछ देर के लिए. द ओल्ड क्वीन डजंट शो हरसेल्फ, इज शी सो अनग्रेटफुल. अब ये लाइन बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है. एक तो उसको मारा जा रहा है और उसी को अनग्रेटफुल भी कह रही है. वाई? सिल्विया प्लैथ बेसिकली ये कह रही है कि लोग मुझे अनग्रेटफुल समझते हैं, मुझे ही मारना चाहते हैं और मुझे ही बदतमीज कह रहे हैं कि मैं अगर अपनी जान भी बचा रही हूँ. ठीक है, और हर ऑल सिंपैथीज ये हो गया. स्टैंजा 11, लास्ट वन, फाइनल स्टैंजा. आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक चुकी हूँ इस सब से, इस दुनिया से, सोचों से. आई एम एग्जॉस्टेड. रिपीट द लाइन. पिलर ऑफ वाइट इन अ ब्लैक आउट ऑफ नाइव्स. ठीक है, बिल्कुल छुरियां चाकू लोग लेकर के खड़े हैं. आई एम द मैजिशियंस गर्ल हु डजंट फ्लिंच, मैं जादूगर की बेटी हूँ जो कभी नहीं घबराती, नर्वस होती. द विलेजर्स आर अनटाइंग देयर डिस्गाइजेस, दे आर शेकिंग हैंड्स, यानी वो अब रिचुअल कंप्लीट कर चुके हैं, अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं और साथ हैंड शेक कर रहे हैं. मीन्स वो कम्युनिटी का एहसास समझती है कि वो आइसोलेट होकर उसको कैसा फील हो रहा है जब लोग आपस में हैंड शेक करते हैं और उसको नहीं बुलाते. Whose is that long white box in the grove? What have they accomplished? Why am I cold? यानी क्या इन्होंने accomplish कर लिया और मैं इतना सर्द मोहरी का शिकार क्यों हूँ, मैं इतना बुरा फील क्यों कर रही हूँ. तो ओवरऑल अगर इस पोइम के आप बिल्कुल ही कहेंगे सर लिटरल मीनिंग्स बताते जाएं, वोकेबलरी, तो यार ये पोइम वो चीज़ नहीं है कि आप इसमें हनी बी का प्रोसेस देखना शुरू कर दें, बल्कि तमाम तर चीज़ें इंटर रिलेट करती हैं उसकी डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ, उसके स्ट्रेस के साथ, उसकी पेन के साथ, उसकी सोशल जो एक डिसओरिएंटेशन है या डिसऑर्डर्ड फॉर्म है, उसका क्लिनिकली डिप्रेस्ड होना, उसका अकेले होना, लोनलीनेस. इन तमाम तर पर्सपेक्टिव में ये बी पोइम्स चलती हैं और स्पेशली ये पोइम तो बहुत ही इंटेंस है. तो आई होप आपको कुछ समझ में आ गया हो. ये बहुत ही ग्रेट पोइम थी और आई होप मैं कुछ समझा पाया हूँ. मेरा मूड आज वैसे ही इस पोइम के बाद उस तरह का ही हो गया, सुबह से ही मैं पढ़ रहा था. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.